यूपीएससी मेंस और एथिक्स जिस पेपर 4 के लेक्चर नंबर 6। और आज के टॉपिक है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता की समझ। तो आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं। तो पहला है भारत सरकार को लोक प्रशासन एवं प्रबंधन के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा है प्रत्येक सरकारी सेवक की प्रारंभिक स्तर पर अनिवार्य और उसकी सेवा अवधि के दौरान समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा है सरकारी सेवक को उसके पूरे कार्यकाल में 2 बार गहन समीक्षा की जानी चाहिए। चौथा है एक नया सिविल सेवा विधेयक लाया जाना चाहिए जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। पांचवा है गैर लाभ वाले कार्यालयों में लगे बाह्य संगठनों में सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति पर जाने की छूट देनी चाहिए। और छठा है सिविल सेवकों को वैधानिक अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 को समाप्त कर देना चाहिए। और जनन अभियोग निराकरण हेतु एक राष्ट्रीय लोकायुक्त नामक संस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। और आठवां है प्रधानमंत्री का पद उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हो। संवैधानिक राज्य स्तर पर भी लोकायुक्त की स्थापना अनिवार्य की जानी चाहिए। नौवां है सरकारी कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने, क्रियान्वित करने तथा उनकी मॉनिटरिंग करने की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। 10वां है नागरिकों से सरकारी सेवाओं के संदर्भ में नियमित रूप से फीडबैक एवं सर्वेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और 11वां है सभी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण को लागू किया जाए। और 12वां है संसद विकास निधि तथा विधानसभा सदस्य विकास निधि को समाप्त किया जाए। और 13 है केंद्र राज्य जल विवाद को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाया जाए। प्रत्येक स्तर राज्य नदी के लिए किया जाए, प्रत्येक उत्तर राज्य नदी के लिए किया जाए। और 14 है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता के निर्माण किया जाए। और 15 है लोकपाल को संवैधानिक मान्यता दी जाए और उनका नाम राष्ट्रीय लोकायुक्त रखा जाए। इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाया जाए। और सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। तो इसमें सामान्य अर्थों में सामाजिक अंकेक्षण सरकारी कार्यों का जनता द्वारा निरीक्षण, निगरानी, समीक्षा और तथा मूल्यांकन को बताता है। यह मुख्यतया सामाजिक विकास कार्यक्रमों के समाज पर पड़े प्रभाव, उसकी गुणवत्ता तथा संबंधित लोगों के जवाबदेहिता को दर्शाता है। सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा, सभा सेवी संस्थाओं, जन भागीदारी आदि की भूमिका होती है। यह स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। यह प्रशासन की कार्य कुशलता में सुधार लाता है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाता है तथा सामूहिक निर्णयों को बढ़ावा देता है। यह प्रशासन की अच्छाइयों के साथ साथ वित्तीय अकुशलता तथा भ्रष्टाचारियों की जानकारी जन सामान्य को प्रदान करता है। सामाजिक अंकेक्षण के उदाहरण जहां अन्य राज्यों में सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी रहा है, वहीं तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में 2008 में मनरेगा पर नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। और तेलंगाना द्वारा 8 राउंड में 9,125 जन सुनवाई एवं 21,827 पंचायतों का अंकेक्षण किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण सुविधा प्रदाताओं में अधिकांश दलित थे, जिन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण में से 50% भ्रष्टाचार को रोकने में मदद की है। और जन सुनवाई से पूर्व कुल प्राप्त शिकायतों में से 32% का निवारण SSAAT द्वारा ही कर दिया गया है। और विधि या लॉ, तो विधायिका द्वारा निर्मित कानून या विधि से तात्पर्य नियमों तथा विदेशियों के उस समूह से है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। संविधान कानून का सर्वोच्च स्रोत होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य का आचरण के 20 समान नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है।
विधि और नैतिकता में अंतर दोनों हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है। तो विधि और ये नैतिकता है। तो विधि में सबसे पहले देख लेते हैं। तो विधि के बाह्य पक्ष से संबंधित हो है और उल्लंघन करने के स्थिति में दंड का प्रावधान होता है। तीसरा है बाहर से आरोपित वस्तुनिष्ठ को आधार पर। चौथा है आदेश एवं वर्तक के आदेश एवं वर्तक के भाव। नैतिकता तो पहला है इसमें आंतरिक तथा बाह्य दोनों पक्षों से संबंधित है और दूसरा है उल्लंघन करने पर पश्चाताप और तीसरा है अंतरात्मा और जागरूकता से संबंधित और चौथा है संकल्प की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के भाव। कानून एवं नैतिकता में अंतर्विरोध यह आवश्यक नहीं है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित है वह कानूनी रूप से भी गलत है, जैसे झूठ, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष आदि नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित है परंतु कानूनी दृष्टिकोण से नहीं है। अगर झूठ बोलकर अगर किसी को ठगा जाता है तो वह नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित होने के साथ साथ कानूनी रूप से भी गलत हो जाता है। पुनः जो गैर कानूनी व नैतिक दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, जैसे गर्भपात और कानूनी एवं महिला के जीवन रक्षा हेतु यदि यह आवश्यक हो तो फिर उसे उचित माना जा सकता है। आपदा आदि के समय जब तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो उसी समय कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए आपदा जैसी इलाकों ग्रस्त विपत्ति में पड़े लोगों के जान माल की रक्षा करना नैतिक दृष्टिकोण से नैतिक माना जाएगा। कानून नियम विनियम में कानून की स्थिति सर्वोच्च होती है। कानून का व्याख्यान विस्तारण एवं स्पष्टीकरण नियम विनियमन के माध्यम से किया जाता है ताकि कानून को व्यवहारिक रूप दिया जा सके, उसकी मूल भावना को साकारित किया जा सके। कानून एवं आत्मा के अंतर तो इसमें विधि एवं नैतिकता में अंतर के पक्ष को ही लिखना है। नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं क्षमता की बेहतर समझ सर्वोदय। तो महात्मा गांधी के मतानुसार समाज के सभी वर्गों अमीर गरीब स्त्री पुरुष सभी जातियां एवं स्वर्ण हरिजन तथा सभी धर्म के जीवन के सभी पक्षों सामाजिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता, आध्यात्मिक आवश्यकता आदि का सर्वांगीण उत्थान ही सर्वोदय है। इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक उत्थान की बात निहित है। उदाहरण के लिए जितना वेतन न्यायी को उतना ही वेतन वकील को मिलनी चाहिए और न्यायधारिता होल्डिंग जस्टिस। तो गांधी समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु ट्रस्टीशिप का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार पूंजीपति अपनी अतिरिक्त संपत्ति की समाज के धरोहर मानकर स्वयं को उसका संरक्षक मानकर उसका समाज हित में करेगा। ट्रस्टीशिप का अवधारणा अस्वैच्छिक है, जबकि वर्तमान में स्वीकार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा में इसे बाध्यकारी बना दिया गया है। उदाहरण के लिए जब कोई न्यायाधीश अदालत में प्रतिवादी के खिलाफ जुर्माना या सजा लगाता है। गांधी जी के सत्याग्रह की परिभाषा। गांधी जी के मतानुसार सत्य के विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष, इसमें अहिंसा के आधार पर सत्य पर आधारित बुराई का विरोध किया जाता है। एक आदर्श व्रत। गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक है। तो पहला है सत्य। तो सत्य ही ईश्वर है और सत्य। दूसरा है अहिंसा। तो सत्य साक्षात्कार का एक ही मार्ग है, एक ही साधन अहिंसा है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो सभी इंद्रियों का समय आत्मनियंत्रण। चौथा है आस्ते चोरी न करना और पांचवा है अपरिग्रह, मतलब होता है संग्रह न करना। और शारीरिक श्रम या शारीरिक राष्ट्रम। तो शारीरिक श्रम या रोटी श्रम और अस्वदा, इसका मतलब होता है तालु पर नियंत्रण। और वह है अपरिग्रह। अभय मतलब होता है निर्भरता। और सर्वधर्म तो समानत्व, सभी धर्मों के लिए सम्मान
स्वदेशी, तो इसका मतलब होता है पड़ोसी के प्रति कर्तव्य। और 11वां है अस्पृश्यता, तो इसका मतलब होता है न। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है निवारण या अस्पृश्यता का निवारण। तो ये लेक्चर 6 के कंप्लीट टॉपिक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।